पाक, सऊदी अरब और तुर्की के बीच नई डील। जी हां, बड़ी खबर यह है, ईरान सऊदी अरब में टकराव के बीच मक्का डील हुई है। तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने का मकसद, हथियार और इंटेलिजेंस क्षेत्र में सहयोग, इस्लामिक शक्ति संगठन बनाने की रणनीति। तो ये डील हुई है, तीन देशों के बीच रक्षा सहयोग होगा, तीनों देशों के बीच मक्का डील जिसे कहा जा रहा है। पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच ये डील हुई है। तो सऊदी, तुर्की, पाक में डील, पश्चिम एशिया में नया समीकरण। सवाल तो यही है, दावा क्या है? क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि आएगी। असली मकसद इसका क्या है? एक दूसरे को हथियार देंगे, खुफिया जानकारी शेयर करेंगे, साझा सैन्य अभ्यास होगा, इस्लामिक सैन्य संगठन बनाना इसका मकसद होगा। बड़ी बात यह है कि भविष्य में कतर और मिस्र के भी शामिल होने की संभावना है। तो इस तरीके से इस डील में आने वाले समय में क्या इस होगा या क्या इंपैक्ट होगा, ये हमने आपको बताया। और देखिए, मक्का समझौता पश्चिम एशिया के लिए खतरा क्यों है, ये भी आपको बताते हैं। तीन देशों के लिहाज से देखिए, पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी। पाकिस्तान की बात करें तो परमाणु बम मौजूद है इसके पास, और इसके अलावा एक भारी भरकम फौज भी है पाकिस्तान के पास, एक बड़ी आर्मी भी है। तुर्की की ताकत की बात करें तो नेटो का सदस्य है, बड़ी सेना है इसके पास, और मॉडर्न ड्रोन तकनीक तुर्की के पास है। सऊदी के पास कहें तो बेशुमार दौलत है सऊदी अरब के पास, और एक क्षेत्रीय प्रभाव भी है। सऊदी की एक अपनी महत्ता भी है इस्लामिक देशों के बीच। सवाल यह है कि क्या एक देश पर हमला होने पर तीनों देश जंग में उतरेंगे, क्योंकि यह डील तो यही कहती है। सवाल यह है कि क्या ईरान सऊदी के बीच टकराव में पाक, तुर्की शामिल होंगे, क्योंकि डील के मुताबिक ऐसा करना ही पड़ेगा। नेटो में आर्टिकल 5 का प्रावधान है, इसलिए सभी जंग में उतरते हैं। जैसा कि नेटो के आर्टिकल की बार बार बात कही जाती है, तुर्की, सऊदी और पाक की डील में आर्टिकल 5 जैसा कोई प्रावधान फिलहाल नहीं है। जंग में शामिल होना हालात और तीनों देशों के राजनीतिक फैसले पर निर्भर है। इसका उत्तर यही दिखाई देता है, यानी कि कंपल्सरी होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी भी मामला अटका हुआ है, क्योंकि उसको एसेस किया जाएगा इन देशों की तरफ से कि उन्हें जंग में शामिल होना है कि नहीं होना है। लेकिन जो अकॉर्ड है, जो मक्का डील है, उसके मुताबिक तो यही कहा गया है कि एक देश पर हमला यानी सभी पर हमला जो इस डील में शामिल हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, हमारे साथ इमरान अली साहब भी जुड़ चुके हैं, पाकिस्तान से पत्रकार हैं हमारे साथ, और इसके अलावा हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। सबसे पहले इमरान अली रियाज साहब, आप ही से मेरा सवाल है कि ऐसा कब हुआ लास्ट टाइम जब सऊदी पर अटैक हो रहा था तो पाकिस्तान ने कोई बड़ा कदम उठाया? क्योंकि ऐसी डील सऊदी के साथ पहले ही हो चुकी थी। तो अब अगर तुर्की को भी शामिल कर लिया गया तो क्या बदल जाएगा, इससे क्या फर्क पड़ेगा? सऊदी पर हमले हो रहे हैं, हुती कर रहा है, ईरान के मिसाइल गिर रहे हैं, और पाकिस्तान तो ईरान को गले लगा रहा था। हमने देखा था उस वक्त पाकिस्तान तो रेड कारपेट बिछा रहा था ईरान के लिए। ये कैसी डील है? इमरान साहब, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, आपको आवाज आ रही? बिल्कुल आ रही है। मेरा सवाल यही था कि जब सऊदी पर हमले हो रहे थे और तब भी पाकिस्तान और सऊदी के बीच एक सिक्योरिटी डील थी कि भाई एक पर हमला मतलब दूसरे पर हमला, और फिर भी रेड कारपेट बिछाया ईरान के लिए, बाहें फैलाएं ईरान के लिए, स्वागत किया ईरान का, हमला तो नहीं किया, ना ही ईरान को धमकी दी, ना ही आंखें तरेरी कि भाई हमारे दोस्त मुल्क पर तुम हमला कैसे कर रहे हो। तो अब क्या बदल जाएगा? अच्छा सर, इसमें बुनियादी बात यह है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की हाई कमांड की तरफ से ईरान को वाज़ेह पैगाम दिया गया था कि ये जो हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ ये था कि जो सऊदी अरेबिया में अमेरिकन बेसेस हैं, हम उन पे अटैक कर रहे हैं। तो आप देखिए, इस सारे प्रोसेस में पाकिस्तान ने जिस महारत और जिस फारतकारी का अमली मुजाहरा करते हुए इन ममालिक को, खासकर सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इनको हमलावर नहीं होने दिया ईरान पर, तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी थी। आप देखें कि अमली तौर पे जब भी ईरान ने पहल
या अपने ड्रोन अटैक किया तो वो जो यूएस मिलिट्री बेस थे उस पे किया है। तो लेकिन पाकिस्तान की हाई कमांड की तरफ से जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि डॉक्टर मसूद पेज़ेश्कियान, अब्बास अरागची और बाकर कालीपास को बहुत वाज़ेह पैगाम दिया गया था। शायद इसी वजह से एक टाइम पर ईरान भी पाकिस्तान के साथ नाराज हो गया था। और आपके नॉलेज में होगा कि अभी तक भी पाकिस्तान लेकिन सर ये तो बहुत ही कन्वीनियंट है, ये तो सहूलियत वाली बात है कि आपने डिफाइन कर लिया कि जी अरब में अमेरिकी ठिकानों पर हमला हुआ इसलिए हमने ईरान पर नहीं किया। वो तो चलिए ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं। लेकिन चूंकि अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज किया जा रहा था, रोज धमकियां हर दिन ईरान की तरफ से उनको थ्रेट्स मिल रहे थे, और उसके बाद आपके यहां तो रेड कारपेट बिछाया जा रहा था। अब जो प्राइम मिनिस्टर साहब है वो तो गले लगा रहे थे ईरानियन डेलीगेशन को, इससे भी बचा जा सकता था। दुश्मन के दुश्मन को कोई भी आपने मैसेज, दुश्मन के दुश्मन को कोई भी मैसेज दिया ही नहीं पाकिस्तान ने, तो अब क्या देंगे? नहीं सर, देखें, जब यहाँ पे रेड कारपेट बिछाया गया तो उनको ये बात समझाई गई कि अगर आप ये इस तरह के हमले करेंगे तो ये खित्ते को एक ऐसी आग की लपेट में ले लेंगे, खासकर मिडिल ईस्ट में, तो जिससे फिर किसी का बचना मुमकिन नहीं है। तो ना उससे फिर नहीं, तो उससे हुआ क्या? हमले तो अभी भी हुए। अभी आज की खबर है सर, आज की खबर है हूती ने अटैक किया फिर से। सर देखिए, अगर पाकिस्तान हौजी जो है वो नेवल ब्लॉकेज कर रहे हैं, अगर सऊदी अरेबिया पे हमला हौजियों की तरफ से या ईरान की तरफ से किया जाएगा तो डेफिनेटली पाकिस्तान जवाब देगा। आपके नॉलेज में होगा, आपके पाकिस्तान के जो जंगी फाइटर्स हैं, पाकिस्तान की जो ट्रूप्स हैं वो सऊदी अरेबिया में मौजूद हैं, वो हरमैन शरीफैन की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो उनको तो बस एक ऑर्डर की जरूरत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान नहीं चाहता जो खिता है खासकर मिडिल ईस्ट वो एक ऐसी जंग की लपेट में आ जाए। नहीं तो फिर सवाल ये है कि ऐसी डील से फिर पाकिस्तान चाहता क्या है? ऐसी डील से पाकिस्तान क्या चाहता है? मनीष हमारे साथ है, हमारे तमाम एक्सपर्ट्स हैं, उनके पास चलते हैं। मनीष, सुना आपने इमरान साहब ये कह रहे थे और अभी भी उन सारे कवर्स का हवाला दे रहे थे जी कि डायरेक्ट हमला नहीं था, वो सऊदी के नहीं अमेरिकन ठिकाने थे, भले ही सऊदी को मार पड़ रही थी, वो हूती थे, वो ईरान नहीं था, भले ही सऊदी को मार पड़ रही थी। तो ये सारे एक्सक्यूजेस तो दे दिए गए। इस डील का, मक्का डील का फिर रेलिवेंस ही क्या रहा कि कोई छाता ओढ़ के कहीं जाके बम फोड़ दे? देखिए, दिलचस्प बात है कि इमरान अली साहब ये कह रहे हैं कि जब सऊदी अरेबिया पे अटैक करें। इमरान साहब लौट रहे हैं, इमरान साहब आपके पास लौट रहे हैं। मनीष कुछ कह रहे हैं, फिर लौट रहे हैं। इमरान साहब आपके पास में लौट रहे हैं। चारों मालिक मिलके साहब, हो सकता है कि आपके यहाँ जो पाकिस्तानी हुक्मरान है वो चीजों को उस तरीके से नहीं आम लोगों के लिए और पत्रकारों के लिए रख रहे हो। लेकिन पहली बात तो ये है कि देखिए, ये बात तो है कि सऊदी अरब में दूसरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब पर अटैक हुए। पहले ईरान ने भी अटैक किए और उसके बाद अब हूती भी अटैक कर रहे हैं। तो पाकिस्तान की फौज वहां पर जो गई है, पहले राउंड में तो उन्होंने डिफेंसिव भी कुछ नहीं किया। आप मुझे बताइए कि क्या एक भी मिसाइल को रोकने के लिए पाकिस्तान के एयरफोर्स की तरफ से एक भी जो है सो एंटी मिसाइल कुछ भी दागा गया हो? नहीं दागा गया। तो वहां पर रहकर भी आपने कुछ नहीं किया। अच्छा, दूसरी बात है, आपकी फौज वहां पर गई क्यों है? तो आपने जो कर्ज लिया या यूएई को कर्ज चुकाने के लिए सऊदी से कर्ज लिया, तो मोटे तौर पर बेसिकली उसका आपने, जैसे बैंक से कुछ कर्ज लेते हैं तो आप उसको एसेट्स देते हैं ना, तो पाकिस्तानी सेना ने एक बड़ा टुकड़ा सऊदी में रखा है गारंटी के तौर पर कि भाई हमारा कर्ज के बदले में ये रहेगा। लेकिन उसका इस्तेमाल तो अभी तक आपने किया नहीं है। तीसरी बात है कि ईरान इसलिए आपसे नहीं नाराज हो गया था कि आप सऊदी के पक्ष में बोल रहे थे। ईरान इसलिए नाराज हो गया था क्योंकि पाकिस्तान डबल गेम कर रहा था। आप याद करिए, ईरान ने भी कहा कि पाकिस्तान में हमारे लोगों पर खतरा था, उन पर अटैक होने वाला था। तो इसीलिए बात यह है कि पाकिस्तान जब चाहता है कि मैं ईरान का भी दोस्त बनूं, अमेरिका का भी दोस्त बनूं, ईरान का भी दोस्त बनूं, सऊदी का भी दोस्त बनूं, पाकिस्तान तो सर ये नहीं होने वाला है। पाकिस्तान तो उसी का दोस्त है जो उसको माल देगा, जो पैसा देगा। अमेरिका दे तो उसका दोस्त, चीन दे तो उसका दोस्त, अदरवाइज दोस्ती के कोई पैमाने वहां बचे नहीं है। और देखिए, मक्का डील पर ईरान की सऊदी अरब को चेतावनी, कागजी समझौते से सऊदी अरब को सुरक्षा नहीं मिलेगी। कौन कह रहा है? देखिए, ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। ईरानी सांसद इब्राहिम रजाई ने यह धमकी दी है, नीतियों में सुधार करो, गिड़गिड़ाओ मत, यह कहा है रजाई ने।
तो ईरान की तरफ से भी ये सलाह, ये नसीहत दी जा रही है। और देखिए, मक्का डील पर ईरान वर्सेस सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो क्या सिचुएशन है और टकराव की वजह क्यों है। तो समझौते का मकसद ईरान के वर्चस्व को चुनौती देना। एक तो बात साफ दिखाई दे रही है कि ये फ्रंट ही अपने आप में एंटी ईरान दिखाई देता है, क्योंकि अभी मौजूदा तनाव तो सबका ईरान के साथ ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि टर्की भी नाटो मेंबर है और नाटो का स्टैंड हम जानते हैं इस पूरे मामले पर। ईरान की ड्रोन और मिसाइल पावर से घबराया सऊदी, क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेशन ईरान ने अमेरिका के साथ साथ गल्फ कंट्रीज और सऊदी को भी दिया ही है। तेहरान की धमकी क्या है? तुर्की पाक के साथ डील सऊदी को सुरक्षा नहीं देगी, और सऊदी, तुर्की और पाक के बीच डील सिर्फ कागजी है, यह भी कहा गया है। यह डील अमेरिका और सऊदी अरब के बीच समझौते जैसी ही है। अमेरिका की सेवा के बावजूद सऊदी को सुरक्षा नहीं मिली, ये रजाई ने कहा है, जो कि ईरानी सांसद है। बड़ी बात यह कि डील के जरिए ईरान को अलग थलग करना चाहता है सऊदी, और ये एक बड़ी रणनीति या कूटनीति आप कह लें कि दिखाई देती है। सर, सवाल यहां यही है कि जिसकी रक्षा अमेरिका नहीं कर पाया, उसकी रक्षा पाकिस्तान कर लेगा। और मैं जरा तुर्की को भी लाना चाहता हूं। ये तुर्की एक ऐसा देश है भाई, ईरान को वो नैतिक समर्थन देता है, सऊदी के साथ वो ईरान के खिलाफ गठजोड़ करता है, सीरिया जैसा देश उसके भी वो टुकड़े रख लेता है, और नाटो का वो मेंबर है, यानी अमेरिका के साथ गले में गले डाल के, हाथ में हाथ मिला के, गले में गले लगा के बैठा हुआ है। ये कैसा देश है भाई तुर्की? वो किसके साथ है, किसका दोस्त है, किसका दुश्मन है, समझ में नहीं आता। ये बिल्कुल बात रवि, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने सवाल उठाया है कि तुर्की किसका दोष है, किसका दुश्मन है। सारी कहानी समय एर्डोगन का जो महत्वाकांक्षा है कि वो खलीफा बनना चाहते हैं मध्य पूर्व देशों का, मुस्लिम समाज का, मुस्लिम वर्ल्ड का, जिसके कारण से वो कहीं ना कहीं इस तरह के काम करते रहते हैं। आप देखिए कि चाहे उनके अंदर पैसा हो, इकॉनमी उनकी खतरे में जा रही हो, उनके आम जनता के पास महंगाई वहाँ पे इतनी ज़्यादा है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन उनका काम है कि हथियार बढ़ाना, हथियारों को बनाना। और इस समय में एक बात ज़रूर है कि उनकी हथियार इंडस्ट्री काफ़ी आगे है, और कोशिश उनकी यह है कि कहीं ना कहीं सऊदी को और पाकिस्तान के साथ मिलकर आगे बढ़े। ऑपरेशन सिंदूर में हम ये जानते हैं कि उन्होंने कोशिश की थी पाकिस्तान को मदद देने की, ड्रोन वगैरह दिया था, लेकिन क्या हुआ उनका वो सब हमें पता है कि रिजल्ट जो है वो सब के सब ज़मीन पर पड़े हुए मिले थे, जिस प्रकार से भारत के एंटी ड्रोन सिस्टम ने उनको बर्बाद किया था। तुर्की की महत्वाकांक्षा है, सऊदी अरेबिया एक लीडर बनना चाहता है। पाकिस्तान इस समय में मुस्लिम गेम खेल के महत्वाकांक्षाओं को बढ़ावा दे के या कुछ ना कुछ खतरे को बढ़ावा दे के पहले उम्रा करके उसके बाद ये मीटिंग के लिए गए, एक धर्म के एंगल को लेके आना चाहते हैं। आज की बात नहीं, पुरानी बात है कि पाकिस्तान ने हमेशा धर्म का उपयोग करके मध्य पूर्व के देश या बाकी देशों का एक तरह से अपना उल्लू सीधा करने की बात की है। इसमें उन्होंने कोई किसी का कोई भला नहीं किया। आज जो आपने सवाल उठाया था कि जब ईरान के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, क्या वो सऊदी अरेबिया के साथ खड़ा होगा, या आज जब हूथी अटैक करें तो पाकिस्तान कहाँ है। तो ये सब बातें बहुत बड़ा सवाल है। इनकी ये एग्रीमेंट किस प्रकार का, ईरान ने सही बोला है कागजी एग्रीमेंट है, क्या ये आर्टिकल 5 की तरह यहाँ इनका कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर होगा, क्या एक दूसरे के साथ लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, ठीक है, कितना हद तक लड़ेंगे। चलिए इसमें एक सवाल लेते हैं इमरान साहब से ही। इमरान अली साहब, अभी तो पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी, हमने देखा था कहाँ चल रही थी, तालिबान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, वहां की सरकार के साथ अच्छी खासी लड़ाई हुई है। ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि भाई जंग नहीं चल रही थी। किसी देश ने, सऊदी ने कोई स्टैंड उस पर लिया क्या? क्या सऊदी ने अपनी सेना भेजी क्या? चूंकि अब रिवर्स में सवाल कर रहा हूं, पाकिस्तान पे सवाल नहीं कर रहा हूं, आपके उस पार्टनर के लिए सवाल कर रहा हूं जिसके साथ पहले 2025 में एक डील हुई और अभी 2026 में हो गई। सर, बुनियादी बात यह है कि जो तालिबान रजीम है वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रही है, और उस दहशतगर्दी को आप देखेंगे जो स्पॉन्सर कर रहा है, जो माली मावनत और जो असला फराहम कर रहा है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हमसाया मुल्क है वो भारत कर रहा है। तो बुनियादी बात यह है कि इससे नहीं, घूम फिर के आप आ गए ना, वो आपका एक सिंगल डिफेंस भारत को ब्लेम करना है। एक्चुअल ग्राउंड पे तो आप लड़ाई लड़ रहे थे, कोई नहीं आया, अरब लड़ रहा है, आप नहीं गए। दिस इज द रियलिटी, हार्ड ट्रुथ है, इसमें क्या बड़ी बात है। और जो डिफेंस पैक्ट हुआ है हमारा सऊदी अरेबिया के साथ, हमारा जो डिफेंस पैक्ट हुआ है सऊदी अरेबिया के साथ, जब हम ये जंग लड़ रहे थे, जो हमारा ऑपरेशन गज़वुल हक है वो अफगानिस्तान पे जारी था, तो ये हमारा डिफेंस मुआहिदा जो सऊदी अरेबिया है के साथ है वो उसके बाद हुआ है।
तो अगर वो हमारा मुआहिदा पहले हुआ होता तो डेफिनेटली सऊदी अरेबिया हमारे साथ स्टैंड करता है, लेकिन सऊदी अरेबिया की पाकिस्तान के साथ हमेशा सपोर्ट रही है। हर मुश्किल हालात में सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। और ईरान के साथ दोस्ती नहीं है आपकी? ईरान के साथ दोस्ती नहीं है आपकी? सर बिल्कुल है। देखिए आप पाकिस्तान की पोजीशन नहीं समझ रहे। अरे आपको चुनना तो पड़ेगा ना, जो दो देश लड़ रहे हैं और आप करें ये भी दोस्त है वो भी दोस्त है, ये भी दुश्मन है वो, ऐसा कैसे चलता है भाई? ऐसी कौन सी डील होती है? चुनना तो पड़ता है। एक मुकाम ऐसा आएगा जहां आपको ये दुनिया को बताना पड़ेगा कि आप जो कहते हैं आप जो बोलते हैं उस पर कायम रहते हैं। दुनिया को बताना पड़ेगा, नहीं तो कौन भरोसा करेगा पाकिस्तान का? पूरी दुनिया में बड़ा है वो पाकिस्तान का जियो स्ट्रेटेजिक प्रोफाइल जो पूरी दुनिया में बड़ा है, वो पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी की वजह से बड़ा है। नहीं, वो तो इसलिए बड़ा है कि वो तो इसलिए बड़ा है क्योंकि आपके फील्ड मार्शल जाकर वहां ट्रंप की चमचागिरी कर रहे हैं, इसलिए बड़ा है, और कोई कारण ही नहीं है। सभी जानते हैं कि इस वक्त फील्ड मार्शल क्या कर रहे हैं, अमेरिका के कितने चक्कर लगा रहे हैं, अमेरिका के लिए कहां चक्कर लगा रहे हैं। और देखिए मक्का डील पर भड़के हूती विद्रोही, हूतियों को लेकर यह खबर है, हूती विद्रोहियों को लेकर, हूती विद्रोहियों की हमले की चेतावनी और सऊदी का साथ देने वाले पर हमला करेंगे। देखिए यही बात कही जा रही थी। हूती नेता मेहदी अल मशत कि यह धमकी साफ है कि यमन के कानून के मुताबिक दुश्मन को जवाब देंगे, और साफ कहा है कि जो सऊदी का साथ देगा हम उस पर हमला करेंगे। तो मक्का डील से भड़का हूती, नए युद्ध की शुरुआत होगी क्या? बड़ी बात यह है कि तुर्की सऊदी पाक की डील को अपनी घेराबंदी मान रहा है। हूती विद्रोही संगठन की क्या धमकी है, तो घेराबंदी का जवाब घेराबंदी से दिया जाएगा। क्या आशंका है? लाल सागर में घेराबंदी, सऊदी अरब पाक से जुड़े शिप पर हमले, सऊदी अरब में ऊर्जा ठिकानों पर हमले, यमन में सऊदी समर्थित बलों पर प्रहार। तो एक तरीके से यह चेतावनी ही नहीं है बल्कि सीधे तौर पर यह एक्शन की बात कही जा रही है। त्रिपाठी जरा बात कुल मिलाकर यहां पर आ जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो सऊदी को धमका रहा है, कोई भी संगठन जो सऊदी पर हमला कर रहा है, क्या पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि जाके वो जंग लड़े? कल को ईरान से युद्ध होता है तो क्या पाकिस्तान हथियार उठाएगा ईरान के खिलाफ? कल को हूती से सीधी जंग होती है तो क्या हूती विद्रोहियों के खिलाफ पाकिस्तान बड़े एक्शन लेगा? क्या पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है? ये बड़ा सवाल है और मुझे लगता है सवाल में उत्तर छिपा हुआ है। सबसे पहले तो ये जो डील है ये मैरिज ऑफ इनकन्वीनियंस है। एक ऐसा मैरिज है जहां पर किसी को पता नहीं है कि संबंध की दिशा और दशा क्या होगी। अब देखिए, अभी आपने जो सवाल किया कि क्या पाकिस्तान गारंटी देगा, गारंटी तो वो कंट्री क्या देगा जो स्वयं ब्लीड कर रहा है, जिसका एक भाग बलूचिस्तान ब्लीड कर रहा है, आज़ादी की हुंकार भर रहा है, जिसका दूसरा भाग पीओके कह रहा है कि हम पाकिस्तान से अलग होंगे, जिसका तीसरा भाग पख्तूनवा कह रहा है कि हम अलग होंगे। तो जो कंट्री खंड खंड विखंड हो चुकी है वो क्या सिक्योरिटी देगी, ये हास्यास्पद सवाल है। अगले सवाल पर आते ही हूती ने अभी कहा कि सऊदी के पास जो आएगा रक्षा करने के लिए उसको हम उड़ा देंगे। देखिए विश्वसनीयता का सवाल है। जब अलायंस बनते हैं तो आर्टिकल 5 जिंदा होगा कि नहीं? अभी तो जब नाटो का अस्तित्व संदेह में है तो ये तो बहुत दूर की बात है। अब अभी आपने ही कह रहे थे कि इसमें जो पार्टनर है, इसके जो भागीदार है, टर्की और पाकिस्तान, इन दोनों का चाल चरित्र चेहरा और किसी से छिपा नहीं है। सर हूती से जो लड़ेगा उसे ईरान से लड़ना होगा, ये बात तो सीधी सी है। आपने देखिए, मैं वही उसी पॉइंट पर, और ईरान ने कहा था, याद है कि जब मुनीर ईरान गए थे तो ईरान ने खुल के कहा था कि इन पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये रेड लाइन किसके लिए? ये रेड कारपेट नहीं है, ये रेड लाइन था पाकिस्तान के लिए। तो इनकी क्रेडिबिलिटी दुनिया जाग जाही है, दुनिया जानती है। इसीलिए न तो अमेरिका के खास है, न तो चीन के खास है, न तो सऊदी के खास है। और सऊदी को समझना पड़ेगा कि आप कागजी शेर से अपनी सिक्योरिटी नहीं दे सकते। यदि अमेरिका आपको सुरक्षा नहीं दे सकता तो वो पाकिस्तान जो स्वयं लड़ रहा है, जो स्वयं खुद अमेरिका के भरोसे बैठा है, वो कैसे सिक्योरिटी देगा? ये बड़ा सवाल। और देखिए मक्का डील से पाकिस्तान को बड़ी उम्मीदें हैं। क्या क्या उम्मीदें हैं? भारत के साथ तनाव में मदद की आशा भी है पाकिस्तान को। सऊदी अरब और तुर्की से सहायता मिलेगी, ये भी उम्मीद पाकिस्तान कर रहा है। भारत सऊदी के मजबूत संबंधों से मदद की संभावना कम ही नजर आ रही है, क्योंकि सऊदी के साथ भारत के कैसे रिश्ते बेहतर हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, ये भी दुनिया देख रही है।
और सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के बीच हुई मक्का डील का भारत पर क्या असर होगा, यह भी समझना बहुत जरूरी है। मक्का डील से भारत पर क्या प्रभाव होगा, जल्दी से उस पर एक नजर डालते हैं। पाकिस्तान की साजिश इसमें क्या है? पश्चिम एशिया में भारत के खिलाफ यह एजेंडा चलाएगा इस डील और इस प्लेटफॉर्म के बहाने, यह भी तय दिखाई दे रहा है। अरब से भारत के रिश्ते खराब करने का प्रयास भी हो सकता है। भारत सऊदी के रिश्तों में दरार डालने की कोशिश की जा सकती है। पश्चिम एशिया में क्या असर पड़ेगा भारत का? देखिए, सऊदी, यूएई और ओमान से मजबूत संबंध पश्चिम एशिया में दमखम बरकरार रहेगा और सऊदी अरब बड़ा आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है। ऊर्जा जरूरतें पूरी होती रहेंगी। बड़ी बात यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चलेगा। यह सऊदी भी जानता है कि उसके हित किन देशों के साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो इस मक्का डील को कैसे देखा जाए? सऊदी के साथ हमारे क्या संबंध हैं? और तुर्की भले ही कुछ कहता रहे, लेकिन क्या कभी ऐसी स्थिति होगी? हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, वो खत्म नहीं हुआ है, पॉज पे है। अगर ऐसा होता है दोबारा पाकिस्तान से, क्या इन दोनों देशों में से किसी के लिए यह मुमकिन है कि वो भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं पाकिस्तान के साथ जंग के मैदान में? देखिए, तारीख गवाह है कि आज की तारीख में जो भी लड़ाई होती है, सब देशों को खुद लड़ाई लड़नी है। तो पहली बात तो यही है। दूसरा, पाकिस्तान के सपोर्ट में जंग लड़ने के लिए तो सऊदी और तुर्की क्या आएंगे, ये पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन हाँ, यही है कि वो पॉलिटिकल रूप में इसका इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। जैसे भी इमरान साहब बता रहे थे कि देखिए, हम पाकिस्तान का क्या जियो स्ट्रक्चर बढ़ा है। क्या स्ट्रक्चर बढ़ा है? जब आप डर्टी गेम करने के लिए जाते हैं, अगर आपको साफ सफाई के लिए यूएन के मंच पर बुलाया जाए और वहां पर अगर आपने साफ सफाई कर दी, तो उसके लिए आप कहेंगे कि देखिए हमारा स्ट्रक्चर बढ़ गया। तो कुल मिलाकर यही है कि आप डर्टी गेम करने वाले लोग हैं। आपका जब जिसका मन करता है वो आपका इस्तेमाल करता है। कभी अमेरिका करता है, अगर सऊदी को जरूरत पड़ेगी तो आपका करेंगे इस्तेमाल। नहीं पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान की जो साजिश मेरा करवाई सेंटेंस नहीं है, मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का जियो स्ट्रैटेजिक बड़ा है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की लाइमलाइट में है। आप देखेंगे भारत इस वक्त जो है वो स्वार्थी तनाई रक्षा है। खुद इस बात को कबूला कि पाकिस्तान डर्टी गेम करता है। तो मैं उसी संदर्भ में कह रहा हूं कि जब आप डर्टी गेम के लिए ही इस्तेमाल होते हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं? अमेरिका जो कहेगा उसके डर्टी गेम के लिए आप इस्तेमाल होंगे। चीन जब कहेगा तो हमेशा जो खिते को उसी तरह सऊदी डर्टी गेम के लिए आप दुनिया को डर्टी गेम ज्यादा आप कर क्या सकते हैं? इस देखिए, जो क्या है ना कि आप एक बात बताइए, आपके यहाँ एक हथियार की कंपनी है जहां पर कि आप खुद हथियार बनाते हो? नहीं। आपको हथियार किससे लेना है? अमेरिका से। अमेरिका से हथियार लेकर और फिर आप क्या सोच रहे हैं कि आप अमेरिका के खिलाफ चले जाएंगे? नहीं होगा। उसी तरह से आप क्या ईरान से जंग लड़ सकते हैं? नहीं। वैसे तो 2 साल पहले आपने एक छोटा सा एक दिन के लिए लड़ाई लड़ी हुई थी, तो आप एक जो सो क्या उससे ईरान से लड़ सकते हैं? नहीं। आप तालिबान से लड़ ही रहे हैं। आप लड़ने किससे जाएंगे? कुल मिलाकर तो यही सवाल है, ये जो मनीष ने सवाल किया है कि इस मक्का डील में पाकिस्तान किससे जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। भारत से वो लड़ के देख चुका ही है। अब नया दुश्मन कहां वो ढूंढ रहे हैं? वो सऊदी के दुश्मन किस दुश्मन से लड़ने जाएंगे? ईरान से। वो तुर्की का दुश्मन, तुर्की का तो पता ही नहीं कि उसका दुश्मन कौन है, उसका दोस्त कौन है। सीरिया उसका दोस्त है कि दुश्मन है, हमें नहीं पता। ईरान उसका दोस्त है कि दुश्मन है, हमें नहीं पता। नाटो में बैठे लोग उसके दोस्त हैं कि दुश्मन है। अमेरिका दोस्त है कि दुश्मन है, पता ही नहीं, क्योंकि एक जगह वो अमेरिका के खिलाफ रूस के साथ है, वही नाटो में वो अमेरिका के साथ है। तो पाकिस्तान किससे लड़ने की तैयारी कर रहा है कि इस समय में जो ये सिचुएशन, जो एग्रीमेंट के बारे में रवि, मैं ये कहूँगा कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है और कितना ऑन ग्राउंड में एप्लीकेबल होगा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसा कि ईरान ने साफ कहा है, और मेरा भी ये मानना है कि काफ़ी हद तक एक बयान ज़्यादा है, ग्राउंड पे कितना एप्लीकेबल होता है ये बहुत बड़ा सवालिया निशान इसके ऊपर होता है, क्योंकि आर्टिकल 5 जैसी स्थिति नहीं, कोई जॉइंट मिलिट्री नहीं है, कोई कमांड कंट्रोल सेटअप नहीं है। दूसरी बात, जैसा आपने जो सवाल किया था कि भारत का लिए क्या इसका इम्पैक्ट रहेगा, देखिए कि भारत ने ऐसा नहीं है, एमईए ने कह दिया कि हम इसके ऊपर नज़र रखें, इसके ऊपर डेवलपमेंट के ऊपर नज़र जरूर रखेगा, हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने पहले एग्रेसिव स्टेप लेने शुरू कर दिए हैं। अगर टर्की के खिलाफ साइप्रस और ग्रीस के साथ भारत के संबंध प्रगाढ़ हो गए। प्रधानमंत्री जी की विजिट हुई थी और टर्की को भी पता है कि अगर ज़्यादा उसने किया तो भारत जिस प्रकार से उसको घेरने का तैयारी है वो है। भारत के दुबई के साथ, यूएई के साथ, ओमान के साथ संबंध ज़बरदस्त हो गए, इनके साथ स्ट्रेटजिक डील्स हो गई हैं। साथ साथ में सऊदी अरेबिया के साथ नेवी की एक्सरसाइज अल मोहद अल हिंदी एक्सरसाइज जो हो रही है, सेना की एक्सरसाइज हो जाती है सादा तस्नीक, यानी कि
सऊदी के साथ भी संबंध हमारे, चाहे वो इकोनॉमिक हो, डिफेंस के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में एक संबंध अलग ही लेवल पे है। अगर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि ये इस तरह से लड़ने आ जाएंगे खिलाफ में, तो ये उसकी भूल है। और टर्की को भी ये समझना होगा कि वो भारत जो है, आज उसने जिस प्रकार से सिंदूर में कोशिश की, जिसका कि खामियाजा भुगता पाकिस्तान ने, किस प्रकार से सारे ड्रोन बर्बाद हो गए, तो आज भारत भी टर्की को उसकी ही भारत भाषा में जवाब देना जानता है। भारत दोनों काम करता है, अर्थक्वेक में मदद भी की उसकी, और अगर उस तरह का असर उठाने की कोशिश की तो उसको घेरने की भी क्षमता है। देखा था कि जब टर्की में ये अर्थक्वेक आया था, जलजला आया था, तो कैसे भारत ने मदद के हाथ बढ़ाए थे। ये बात अलग है कि टर्की ने ऑपरेशन सिंदूर के सामने जो स्टैंड लिया, के समय जो स्टैंड लिया, उससे ये दिखाता है कि भारत को भी बहुत ही सतर्क रहना चाहिए ऐसी डिप्लोमेसी, ऐसी कूटनीति से। लेकिन इतना जरूर है कि भारत को दोनों भाषाएं आती हैं, प्यार वाली भी और मार वाली भी। ऐसे में भारत के दुश्मन बहुत रिलैक्स ना रहें, हम तो यही कहेंगे। और मक्का डील से इजरायल पर असर नहीं। जी हां, यूएस के पूर्व राजदूत गॉर्डन ग्रे का बयान आया है, सऊदी इजरायल संबंधों पर असर नहीं। तुर्की के साथ इजरायल के संबंधों में उतार चढ़ाव, ये ग्रे ने कहा है। तो देखिए, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी लगातार आ रही हैं इस डील को लेकर। पहले हमने आपको ईरान की और हूती विद्रोहियों की तरफ से आए रिएक्शन को बताया। अब देखिए, ये आ रहा है रिएक्शन इजरायल की तरफ से। इजरायल ने कहा कि हम पर कोई असर नहीं है इसका, और हम पर कोई प्रभाव नहीं है इस डील का। तो मक्का डील से इजरायल पर असर पड़ने की तो उम्मीद कम है, लेकिन इस डील से पाकिस्तान कैसे फंस गया है वो भी आपको बताते हैं। पहली सिचुएशन क्या है, पहली स्थिति क्या है? ईरान का सऊदी अरब पर हमला। पाकिस्तान की मुसीबत इसमें क्या है? सऊदी के साथ रहेगा या ईरान के साथ दोस्ती निभाएगा? ये बहुत बड़ी दुविधा, बहुत बड़ा एक तरीके से चैलेंज होगा पाकिस्तान के सामने। और दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी सिचुएशन, ईरान पर अमेरिका का हमला होता है तो पाकिस्तान की मुसीबत। सऊदी से डील की वजह से किसके साथ रहेगा पाकिस्तान? तीसरी स्थिति, भारत के साथ तनाव बढ़ा तो पाकिस्तान की मुसीबत है कि सऊदी से मदद मिलना कितना मुश्किल होगा उस समय पाकिस्तान के लिए। चौथी सिचुएशन, यूएस ईरान डील से मध्यस्थता, तो पाकिस्तान की मुसीबत यह है कि निष्पक्ष भूमिका खत्म, अमेरिकी झुकाव साफ तौर पे दिखेगा। और इमरान साहब, अब ये सारी सिचुएशन एक तरफ मैं रख देता हूं, चलिए ठीक है, पाकिस्तान जो भी सोच रहा होगा, जो भी हो रहा है, क्या अभी जो जंग चल रही है, किसी भी सूरत में आप देखते हैं कि पाकिस्तान आज नहीं तो कल इसमें शामिल होने वाला है? क्योंकि जिन लोगों के साथ वो डील कर रहा है वो ऑलरेडी इस वॉर में इन्वॉल्व है। इमरान साहब, मेरा पाकिस्तान की कमाल सफारतकारी है कि आप देखें कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया, कतर को ईरान पर हमला करने नहीं दिया। ये तो दूसरी बात, जो आप ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, आप देखें कि पाकिस्तान ने अपने जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी, पाकिस्तान ने विद इन 4 आवर्स जो है वो भारत को 4 शाने चित कर दिया। आप देखेंगे ये ऑन रिकॉर्ड आपके यहाँ इंडिजिनस 8 राफेल तैयार है, जिसमें Su-30 है, MiG-29 है, S-400 सिस्टम है। पाकिस्तान ने 4 घंटे में ये सारी चीजें तबाह। इमरान साहब क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है? इमरान साहब क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी है हथियार बनाने की? अब एक बात बताइए, आपके यहाँ भारत के पैसे से तो देश चल रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपके यहाँ हथियार चलाने की, हथियार बनाने की टेक्नोलॉजी। रेड कार्पेट दे रहा, या तो आप अमेरिका से हथियार मंगाते हो, या फिर आप चीन से मंगाते हो, या फिर तुर्की से मंगाते हो, और आप कह रहे हैं आपके यहाँ टेक्नोलॉजी है। सुप्रीम काउंसिल जो है इमरान साहब, इमरान साहब, मैं अपना सवाल आपके सामने फिर से रखता हूं, मुझे इसका एक क्लियर आंसर तो दीजिए। मैं आपके सामने अपना क्वेश्चन फिर से रखता हूं, उसका क्लियर आंसर तो दीजिए कि क्या आने वाले समय में ये जो मौजूदा वॉर है इसमें पाकिस्तान शामिल होने वाला है? क्योंकि जिनके साथ ये डील कर रहे हैं, जिनके साथ खड़े हैं पाकिस्तान के लीडरान, अमेरिका हो या अरब हो या टर्की भी मान लीजिए नेटो का मेंबर, वो तो ऑलरेडी जंग में है, वो ऑलरेडी वॉर में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। क्या पाकिस्तान तैयारी कर रहा है इस जंग में शामिल होने की? सर डेफिनेटली, अगर हौजी या कोई भी मुल्क वो सऊदी अरेबिया पे, टर्किया पे हमला करेगा तो पाकिस्तान उसका दिफा करेगा। पाकिस्तान के ट्रूप्स, पाकिस्तान के फाइटर जेट्स वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया में है। तो मतलब ईरान और हूतीज पर हमला करेंगे, क्लियर है ये?
सर ईरान, देखिए आप पाकिस्तान की पोजीशन को समझिए। उन्हीं से तो जंग हो रही है, आप पता नहीं क्या बोल रहे हैं, आप कान इधर से पकड़े या उधर से पकड़े, बात तो वही है। इस वक्त जंग किससे हो रही है? इस वक्त इमरान साहब जंग किससे हो रही है? ये तो बच्चा बच्चा जानता है पूरी दुनिया में, किसी भारत हो पाकिस्तान हो सब जानते हैं कि ईरान से जंग हो रही है, फिर कह रहे हैं कि ईरान की बात मत करिए। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान डेफिनेटली सऊदी अरेबिया का दिफा करेगा, और ईरान हमला नहीं कर रहा है। ईरान, मैं अपनी बात नहीं कर करेगा रहा, तो करेंगे ना डील के मुताबिक। अरे चलिए मान लिया, आपकी बात मान ली, अगर ईरान सीधे वॉर में आता है तो आप करेंगे ना हमला? पाकिस्तान तैयार है ना इसके लिए, मन बना चुके हैं ना, डील कर ली है ना कि अगर ऐसा होता है तो करेंगे ईरान पर हमला। ये बोलने में क्या दिक्कत है? डेफिनेटली मैं ईरान समेत अगर कोई भी मुल्क होगा, वो भारत हो, इजराइल हो, कोई भी मुल्क होगा, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया का हर सूरत में दिफा करेगा। कोई भी मुल्क क्यों होगा? अभी तो ईरान से ही लड़ाई चल रही है। सॉरी सर, जल्दी से एक क्विक कमेंट चाहूंगा इस पर। कोई भी मुल्क होगा, अभी तो ईरान से लड़ाई चल रही है, क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? एक ईरान ने तो पानी पिला के रखा है सभी खाड़ी देशों को, पाकिस्तान क्या तैयार है अपने नुकसान के लिए? क्योंकि तालिबान में क्या हुआ वो हम देख ही रहे हैं, तालिबान से जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। देखिए, पाकिस्तान तो डबल गेम खेलने के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार से एक तरफ सऊदी से हाथ मिला रहे हैं, उधर से ईरान से हाथ मिला रहे हैं, ईरान के लिए रेड कारपेट बिछा रहे हैं, सऊदी में गले लगा रहे हैं, टर्की से गले मिला रहे हैं, और साथ साथ में अमेरिका से बातचीत और चीन से बातचीत। यहाँ पे इनकी नीति साफ है कि किस प्रकार, कहाँ से कितना पैसा इनको मिल जाए, किस प्रकार से इनको कुछ ना कुछ मिल जाए, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है मुझे। और आज जो पूरी जंग है कि किस प्रकार से वो दुनिया में टेरर फैला रहे हैं, दुनिया में आतंक फैलाने का काम इनका है, वही काम रहेगा। और ये कहाँ खड़े होंगे, इनका कोई स्टैंड किसी भी हालत में नहीं है। नहीं, एक स्टैंड तो है सर, वो मनीष भी बार बार कह रहे हैं कि जहां पैसा मिलेगा हम वहां जाएंगे, जो पैसा देगा हम उसी के दोस्त हैं। पैसा सबसे बड़ा यार है पाकिस्तान का इस वक्त, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखिए, डील में शामिल तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरतें भी है, इसको भी समझते हैं। ईरान के लगातार हमलों से डरा सऊदी अरब, हूती ने भी तेज किए सऊदी पर हमले, सऊदी को पाकिस्तान से मध्यस्थता की उम्मीद भी है। तो अस्तित्व पर संकट और मक्का डील क्या बनेगा रक्षा कवच? सवाल तो यही है। सऊदी के सामने इस वक्त एक संकट तो है ही, सऊदी इसमें क्यों शामिल हुआ है? सऊदी अरब ईरान के हमलों से घबराया हुआ है और लगातार ये चुनौती बनी हुई है। ईरान बहुत ही अपफ्रंट है सऊदी को लेकर भी। सऊदी अरब का अमेरिका से भरोसा कम हुआ है, अमेरिका के हर हमले के बाद सऊदी पर अटैक हुआ है। हूती ने भी सऊदी अरब पर हमले तेज कर दिए। तुर्की, पाकिस्तान ईरान के करीबी रहे हैं और हमले रुकवाने की उन्होंने कोशिश भी की। पाकिस्तान क्यों शामिल हुआ? तो भारत के साथ तनाव हो तो मदद की वो उम्मीद कर रहा है सऊदी और तुर्की से। तालिबान से संघर्ष में साथ मिलने की भी वो उम्मीद रखे हुए हैं। अरब देशों के साथ भारत के संबंधों से डर है और तुर्की से सैन्य मदद मिलने की भी उम्मीद है। सऊदी से आर्थिक मदद मिलने की आशा है पाकिस्तान को। त्रिपाठी सर, सारी बातें एक तरफ, और एक चीज जिसकी बार बार चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो नहीं देख रहा और उसका फायदा तो नहीं उठा रहा है। जो देश अभी इनसिक्योर फील कर रहे हैं उनसे हम पैसा उगाएं और उसके बदले किसी कागज पे साइन कर दें, क्या ही फर्क पड़ता है? जंग होगी तो देखा जाएगा। रवि जी, आपकी बात को मैं डिकोड करना चाहूँगा और रिलेट करना चाहूँगा बलूचिस्तान से। बलूचिस्तान का जो इतना अच्छा वहाँ पर रेयर अर्थ है, मिनरल्स है, वहाँ पर इन्होंने गिरवी रख दी थी चाइना और यूएसए को। पहले चाइना को गिरवी रखिए कि आप लीजिए, एक्सप्लॉइट कीजिए। बलूचिस्तान के लोगों ने कहा कि हम यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकते चाइना प्रेजेंस को। उसके साथ उन्होंने ट्रंप को इनवाइट किया। तो जब ये अपनी ही सरजमी को गिरवी रख सकते हैं अपने स्ट्रेटजिक बेनिफिट के लिए या अपने लाभ के लिए, तो उस समय आप इनसे क्या भरोसा कर सकते हो कि ये सऊदी अरब को किसी भी तरीके की सिक्योरिटी? जब आप सवाल कर रहे थे, पाकिस्तानी हमारे जो वहाँ पैनलिस्ट है, कि क्या आप सिक्योरिटी दे पाएंगे सऊदी अरब को ईरान जब अटैक करेगा, तो इस सवाल पर बार बार इधर उधर जा रहे थे, क्योंकि सिक्योरिटी देना इनके डॉक्ट्रिन में, इनके ताकत में, इनके ताशीर में नहीं है। क्योंकि ये सिक्योरिटी अपने कंट्री को नहीं दे पा रहे। मैं बार बार कहता हूं कि वहां के लोग अभी तो पीओके भी दूसरी कंट्री को क्या अभी तो पीओके भी जल रहा है बुरी तरह से। यस, पीओके चल रहा है बलूचिस्तान की। अभी आप देख ही रहे कि पिछले कितने दिनों से वहां पर उन्होंने तो डिक्लेरेशन घोषित कर दिया स्वतंत्रता की। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक जल्दी से इमरान साहब से सवाल करता हूं। इमरान साहब, अब चाइना को लेकर क्या कहेंगे? चाइना ईरान का सबसे अच्छा दोस्त है और ईरान सऊदी का दुश्मन बना बैठा है। आप चाइना को फ्रेंड बोलेंगे अभी भी?
सर चीन पाकिस्तान का बहुत ही दरीना और काबिल इत्मीनान दोस्त है, और ईरान का भी है, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेगा। और ईरान का भी है, वो ईरान को वेपन्स दे रहा है वो इस जंग में। मार्का हक है, उसमें भी देखा कि आपके जो JS-17 थंडर तैयारे थे, PL-15 मिसाइल थे, वो हमारे दोस्त चीन के थे जिन्होंने भारत ने तबाही फैला दी। और दूसरी बात है, अभी आप देखें कि जो अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के नाज़िल अमूर हैं, उन्होंने कल वाज़ेह बयान दिया है कि ठीक है, मैं देखिए, मैं अब उस पर बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहता। आप लोग अभी भी पता नहीं किसी ड्रीम में हैं या किसी अभी इल्यूजन में है। पानी पिला दिया, ऑपरेशन सिंदूर का जख्म जाता नहीं है, थोड़ा छेड़ते नहीं हैं आप, अपने पूरे जख्म दिखा देते हैं। देखिए क्या हुआ था पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में, ये हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है, हमें आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ चाइना की बात की थी, आप ऑपरेशन सिंदूर पे आ गए। भारत का S-400 सिस्टम हमने तबाह कर दिया, 4 घंटे में हमने भारत को शिकस्त दे दी। मार्का ठीक है, ठीक है, ठीक है, खुदा करे ऐसी ही विक्ट्री आपको मिलती रहे, जिसमें आप हार को जीत बनाएं। 47 से लेकर अभी तक जितनी बार मुंह की खाई है, उन सबको जीत बताते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। जमीन पर क्या है, दुनिया के सामने क्या है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।